Very good afternoon to all. Today we are starting with auditing, and before I start with audit, let me remove the misconception which is in the mind of all the students that auditing is a theoretical subject. Believe me, auditing is not at all a theoretical subject, it's the most practical subject. पता है, when you will be studying auditing with me, I'll just tell you how do we conduct audit. And you will definitely feel that you are conducting audit. आपको हमेशा ये लगेगा लेक्चर्स के दौरान कि आप ऑडिट कर रहे हैं। और पता है, जब आप कोई भी चीज करते हैं तो आपको उसे रटने की जरूरत नहीं पड़ती। यू डोंट हैव टू लर्न दैट। ठीक है, एक बात बताइए, अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि आप कोचिंग कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं, हाउ डू यू कम टू कोचिंग क्लासेस एंड हाउ डू यू गो बैक, ठीक है, यू हैव टू नरेट दैट। तो क्या इसके लिए आपको किसी प्रिपरेशन की आवश्यकता है? You need to prepare, you need to mug up and then tell me? No. आप रेगुलरली इसे कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं, आप उसे बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम इस कदर आते हैं और कोचिंग से जाते हैं। तो बिल्कुल वही आपको एटमॉस्फेयर ऑडिटिंग के दौरान मिलेगा। When you will be doing auditing lecture with me, तो you will feel कि आप ऑडिट कर रहे हैं और आप आराम से हर चीजों को एक्सप्रेस कर पाएंगे whenever it is put in the form of question in the examination before you. ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑडिट इन द मोस्ट प्रैक्टिकेबल मैनर। ठीक है, क्या होती है ऑडिट? ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर हम एकदम आसान भाषा में बात करें, बहुत समराइज्ड मैनर में बात करें, तो ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? ऑडिटिंग का मतलब होता है चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अगला प्रश्न ये उठता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने की आवश्यकता ही क्या है? Why do we need to check books of accounts? जरा सोचिए, जरा आप सोचिए कि जिस अकाउंट्स के भरोसे शेयर होल्डर कंपनी में पैसा लगाते हैं, डिबेंचर होल्डर्स कंपनी में पैसा लगाते हैं, बैंकर्स कंपनी को लोन देते हैं, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट एजेंसीज लाइसेंसेस देती हैं बिजनेसेस के लिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारा टैक्सेस की सेटलमेंट कर देता है, उन अकाउंट्स के भरोसे पे जो अकाउंट्स अगर फॉल्सिफाइड होते तो क्या होता, अगर वो गलत होंगे तो क्या होगा, ये सभी लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, शेयर होल्डर जिस अकाउंट्स के भरोसे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, अगर वो अकाउंट्स गलत हैं तो निश्चित है उसके साथ गलत हो जाएगा। तो इस बात की बहुत जरूरत है कि जिस पे लोग भरोसा कर रहे हैं, जिस अकाउंट्स पे लोग भरोसा करके पैसे लगा रहे हैं, ठीक है, क्रेडिटर एक कंपनी को माल देता है, क्यों दे देता है? पता है, क्योंकि वो उसकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पढ़ता है और देखता है कि इस कंपनी की बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी है, बहुत अच्छा ये कंपनी प्रॉफिट कमाती है, कभी भी उसे ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि ये कंपनी उसके पैसे वापस नहीं कर रही है। ठीक है, और वो उसको उधार में माल दे देता है। बैंकर्स पता है लोन कैसे दे देते हैं? कंपनी के अकाउंट्स को देखते हैं और ये देखते हैं कि इसकी रीपेमेंट कैपेसिटी तो बहुत अच्छी है, हम इसे लोन दे देते हैं, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जरा सोचिए, जिन अकाउंट्स के भरोसे ये लोग एक्शन ले रहे हैं, वो अकाउंट्स अगर गलत होंगे तो क्या होगा? ये अकाउंट्स गलत ना हो और अगर गलत हैं तो ये इसकी जानकारी सबको मिल जाए, इसी के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कराया जाता है। और इस चेक करने की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑडिटिंग। तो व्हाट इज ऑडिटिंग? ऑडिटिंग इज चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंड व्हाई इज ऑडिटिंग डन? इट इज टू सेफगार्ड प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ सेवरल स्टेक होल्डर्स इन द कंपनी। बहुत सारी स्टेक होल्डर्स जो कंपनी के हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए ऑडिटिंग कराई जाती है। कौन करता है ऑडिट? हु डज ऑडिट? ऑडिट इज डन बाय ऑडिटर। ऑडिट कौन करता है? ऑडिटर। हु इज दिस ऑडिटर? ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर इज, इन केस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, इट इज ऑलवेज चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट एट टाइम्स it may be company secretary and cost and management accountant for several audits. कुछ ऑडिट ऐसी भी होती हैं जिन्हें कंपनी सेक्रेटरी करते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन एज फार एज मोस्ट ऑफ द ऑडिट इज कंसर्न्ड, फाइनेंशियल ऑडिट इज कंसर्न्ड, दिस इज डन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। कोर्स के दौरान हम जब भी ऑडिट की बात करेंगे और किस ऑडिट की बात कर रहे हैं ये ना कहें तो आप समझ जाइएगा ऑडिट की बात किसकी हो रही है? फाइनेंशियल अकाउंट्स की। अब आप पूछेंगे सर फाइनेंशियल अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंटिंग, जो जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है,
इसकी जो ऑडिट होती है, इसकी जो चेकिंग होती है, इसे कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स की ऑडिट, विच इज डन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑल्दो देयर आर सेवरल मोर ऑडिट्स, और भी बहुत सारी चीजों की चेकिंग होती है gradually over a period of time, I'll tell you, and those audits are even conducted by company secretaries and cost and management accountant। ठीक है, आइए चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। तो सबसे पहले आइए देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। एन ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। ऑडिट क्या होता है? इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon। आइए अब डेफिनेशन को ब्रेक करते हैं और धीरे धीरे सारी बातों को समझते हैं। एन ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन तो आसान सी बात है, एग्जामिनेशन का मतलब होता है चेकिंग। हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेंगे। व्हाट इज दिस वर्ड इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट क्या चीज है? द नेम ऑफ चैप्टर इज नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। और इसमें अब हम लोग बात करने जा रहे हैं व्हाट इज दिस इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है ऑडिटर एंड ऑडिटी मस्ट बी अनरिलेटेड। ऑडिटर एंड ऑडिटी मस्ट बी अनरिलेटेड। ठीक है, ऑडिटर कौन है? वन हु इज चेकिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हु इज ऑडिटी? ऑडिटी कौन है? जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक हो रहा है उसे ऑडिटी कहते हैं। वन हुज बुक्स ऑफ अकाउंट आर बीइंग ऑडिटेड। जो कर रहा है ऑडिट वो ऑडिटर है, और जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट हो रही है वो कौन है? ऑडिटी है। यहां पे डेफिनेशन ये कहता है कि ऑडिट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, यानी कि ऑडिटर ऑडिटी में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। एक बात बताइए, ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करके पता है क्या कहता है? कहता है कि ये अकाउंट्स गलत है या फिर सही है। क्या आपको लगता है कि हम अपने रिलेटिव के अकाउंट्स को गलत कह पाएंगे? नहीं। ऑडिट करने के लिए या ऑडिट की रिपोर्ट देने के लिए बहुत ताकत चाहिए आपको। ठीक है, आप में वो बोल्डनेस चाहिए कि आप कह सकें कि इसके अकाउंट्स गलत हैं। सपोज हम अपने फादर के बिजनेस के अकाउंट्स की ऑडिट कर रहे हैं, क्या मेरे में ये ताकत आएगी कि हम ये लिख पाए कि मेरे फादर के अकाउंट्स गलत हैं? नहीं। तो इसीलिए ऑडिट की डेफिनेशन में ये बात लिखी है कि ऑडिटर एंड ऑडिटी अनरिलेटेड होने चाहिए। ये जो एग्जामिनेशन है वो इंडिपेंडेंट होगा, यानी ऑडिटर और ऑडिटी के बीच कोई भी संबंध नहीं हो सकता। ठीक है, अनरिलेटेड का मतलब क्या है? नॉट रिलेटेड। ठीक है, तो अब बात ये होती है कि सर रिलेटेड कैसे हो जाते हैं? रिलेटेड दो तरीके से होते हैं। अगर हम रिलेटिव्स हैं तो हम रिलेटेड हैं, और दूसरा अगर मेरे साथ फाइनेंशियल रिलेशन है तो भी हम पता है क्या है? रिलेटेड है। ऐसे समझिए, रिलेटेड दो तरीके से इंसान हो जाते हैं। एक वो रिश्ता होता है जो ऊपर वाले ने बनाया है, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव, और दूसरा वो रिश्ता होता है जो हम लोग इस दुनिया में आके बना लेते हैं, वो है पैसों का रिश्ता।
एक बात बताइए, अगर हमने किसी से 1 लाख रुपया उधार लिया है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम ऑडिट करने जा रहे हैं, और जिसकी ऑडिट करने जा रहे हैं हमने उससे 1 लाख रुपया कर्ज लिया हुआ है, उधार लिया है, ठीक है, क्या मेरे में ये ताकत होगी कि हम कह पाए कि उसके अकाउंट्स गलत हैं? नहीं कह पाएंगे। पता है, हमें डर लगा रहेगा कहीं ऐसा ना हो कि हम ये बात लिखें कि तुम्हारे अकाउंट्स गलत है और वो तुरंत ये बात कह दे, अकाउंट्स गलत सही बाद में बताना, पहले मेरे 1 लाख रुपए दो। बेसिकली अगर हमने कर्जा लिया हुआ है ना, तो हम किसी के दबाव में होते हैं। अगर हम किसी के दबाव में होंगे तो हम खुल के ये बात नहीं कह पाएंगे। हमने आपको बताया कि रिपोर्ट देना और ये बात कहना कि किसी के अकाउंट्स गलत हैं, ये बहुत ही दमदारी का काम है, और अगर आप किसी के दबाव में हैं तो ये दमदारी वाला काम आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देयर कैन नॉट बी एनी रिलेशन बिटवीन ऑडिटर एंड ऑडिटी। एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशंस? रिलेशन का मतलब होता है ना कोई फाइनेंशियल रिलेशन होना चाहिए और ना ही आप रिलेटिव होने चाहिए, ठीक है। क्या एक भाई दूसरे भाई के बिजनेस के अकाउंट्स गलत हैं, ठीक है, ब्रदर ए सीए है, ब्रदर बी एक बिजनेसमैन है, ठीक है, ब्रदर ए ब्रदर बी के अकाउंट्स की अगर ऑडिट करे तो कह पाएगा कि उसके अकाउंट गलत है? नहीं कह पाएगा। तो गवर्नमेंट क्या कहती है? कहती है कि यहां पे ऑडिट पॉसिबल भी नहीं है। ऑडिट की डेफिनेशन ये कहती है कि सिंस दे आर रिलेटेड इट कैन नॉट बी एन ऑडिट। ऑडिट वही होती है जब इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है, यानी कि ऑडिट करने वाला और ऑडिट करवाने वाला दोनों अलग अलग लोग हैं और दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं है, ना ही वो रिलेटिव है और ना ही उनके बीच में फाइनेंशियल रिलेशन है। तो ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किस चीज का? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऑडिट करने जा रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने जा रहे हैं, तो आपको चेकिंग जो करनी है वो सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की करनी है, यानी अकाउंट्स की करनी है। उनके ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन की आपको ऑडिट नहीं करनी। मतलब आप एक एंटिटी में गए तो आप उसकी जर्नल एंट्रीज चेक कीजिए, आप उसके लेजर्स चेक कीजिए, आप उसके ट्रायल बैलेंस को चेक कीजिए, पीएल देखिए, बैलेंस शीट देखिए, ठीक है। उसके यहां पंखे काम कर रहे हैं कि नहीं, उसके यहां लाइट काम करती है कि नहीं, साफ सफाई प्रॉपरली होती है कि नहीं, क्या ये देखना भी आपका काम है? नहीं, ये आपको नहीं देखना है। यू डोंट हैव टू सी देयर ऑपरेशन, व्हाट यू हैव टू चेक इज देयर ओनली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। लेकिन अब एक बात आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत गौर से आपको सुननी है और ध्यान देना है। अगर आपको किसी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जानना हो तो ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन भी एक जरिया होता है, एक रास्ता होता है। एग्जाम्पल से समझिए इस बात को। ऐसे समझिए कि हमें अपनी ऑडिट करानी है, ठीक है। मेरे यहां क्या क्या स्टेटमेंट बनती हैं, हम थोड़े से अपनी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, और अब जब मेरी ऑडिट होगी तो इन इंफॉर्मेशन का यूज किया जाएगा। मेरे यहां रेगुलरली अटेंडेंस शीट बनती है। अटेंडेंस शीट का मतलब जितनी भी बैचेस चल रहे हैं उनमें कौन कौन से बच्चे प्रेजेंट हैं, उनकी एक अटेंडेंस शीट तैयार होती है, ठीक है। दूसरी एक स्टेटमेंट तैयार होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट की, दिन भर में कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ। तो अगर आप मेरे रिसेप्शन पे जाएंगे तो यू विल फाइंड कि 2 स्टेटमेंट्स आर बीइंग क्रिएटेड एवरी डे। One is the attendance sheet of each and every batch and the other statement is receipt and payment, ठीक है। एक बात बताइए, अगर किसी दिन मेरे पास समय कम है, हम रेगुलरली उन दोनों स्टेटमेंट को देखते हैं, ठीक है। अटेंडेंस शीट भी रोज की देखते हैं कि किस किस बैच में कौन कौन से बच्चे आए, और अपनी रिसिप्ट एंड पेमेंट भी देखते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी दिन मेरे पास समय कम है थोड़ा, हम दोनों स्टेटमेंट नहीं देख पा रहे हैं, एक स्टेटमेंट देख पाएंगे बस, तो कौन सी देखेंगे? अटेंडेंस शीट वाली देखेंगे या रिसिप्ट एंड पेमेंट वाली देखेंगे? यस, यू आर राइट। हम कौन सी देखेंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट वाली। पता है, मेरे लिए मेरे फाइनेंशियल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे की गड़बड़ी ना हो जाए। अरे अटेंडेंस शीट अगर नहीं भी समय मिलेगा तो नहीं देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से 2 बच्चे नहीं आए थे ये जानने बिना ऐसा नहीं है कि मेरा काम नहीं चल रहा है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी रोज की देखेंगे, हम रोज की रिसिप्ट एंड पेमेंट्स देखते हैं।
ठीक है, और क्लोजिंग कैश बैलेंस जो होता है वो लेके ही निकलते हैं। अब बात समझिएगा, ये जो मेरा स्टाफ है जो दोनों स्टेटमेंट को तैयार कर रहा है, वो कंसंट्रेशन कहां पे ज्यादा रखता होगा, किस स्टेटमेंट को बनाने के लिए वो ज्यादा कंसंट्रेट करता होगा, मतलब जहां उसे डर लगता होगा कि यहां कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सर हर हाल में चेक करेंगे और बहुत डीपली चेक करेंगे, अटेंडेंस शीट को तो बस ऐसे ही ऊपर से देख लेते हैं सर। ठीक है, यानी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता है। अब एक बात बताइए, मेरा ऑडिटर आता है, पता है, और देखता है कि मेरी अटेंडेंस शीट भी जो बनती है ना मेरे यहां, वो 100% करेक्ट बनती है, हर एक बैच की, हर एक क्लास की एकदम प्रॉपर अटेंडेंस शीट है, इतनी परफेक्ट अटेंडेंस शीट बनती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो ऑडिटर ऐसा फील करता होगा कि जिसके यहां अटेंडेंस शीट इतनी अच्छी बनती है, उसके यहां फाइनेंशियल की शीट्स, अटेंडेंस शीट एक ऑपरेशनल शीट है, ठीक है, ये बिजनेस की ऑपरेशन से रिलेटेड शीट है, ठीक है, तो वो ऐसे फील करेगा, अच्छा जिसके यहां ऑपरेशन इतने सुंदर होते हैं, उसके यहां फाइनेंशियल तो क्या होते होंगे, अति सुंदर होते होंगे। ठीक है, तो पता है ऑपरेशन से फाइनेंशियल का इंपैक्ट जरूर समझ में आता है, जिसके यहां ऑपरेशन बहुत परफेक्ट होता है ना, फाइनेंशियल अपने आप बहुत परफेक्ट होता है। कभी कभी ऐसा नहीं होता, आप एक एंटिटी में जाते हैं और जाते ही कहते हैं क्या गजब सिस्टम है, बड़ा परफेक्ट चल रहा है सब चीज, यहां तो 1 रुपए का भी कोई घपला कर ले पॉसिबल ही नहीं है। पता है ये चीज आपने कैसे कहा? क्या आपने उसके अकाउंट्स को देखा? नहीं, उसका सिस्टम देखा आपने देखा ये लोग गजब काम कर रहे हैं, काम करने की स्टाइल क्या है, एक सेल बिल काटता है, अगर कोई डिस्काउंट देता है तो डिस्काउंट का अप्रूवल कहीं से आता है, फिर वो डिस्काउंट दिया जाता है, फिर वो सेल की रिसिप्ट को लेके दूसरे काउंटर पे जाता है, कैश जमा करता है, फिर वहीं से क्या होता है, जो बिल होती है वो अकाउंट सेक्शन में भेज दी जाती है उसकी डुप्लीकेट कॉपी एंट्री करने के लिए। तो इस तरीके का कुछ आपने अकाउंटिंग में सिस्टम देखा किसी के यहाँ, तो आपको लगा ये इतना परफेक्ट सिस्टम है कि निश्चित यहां गड़बड़ी होने का स्कोप ही नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसे समझिए, पता है हमने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि 3 बजे क्लासरूम एकदम साफ सुथरा हो जाना चाहिए और 3:30 बजे मेरा सारा पैसा बैंक जमा हो जाना चाहिए, 3:30 बजे बैंक में पैसे जमा हो जाने चाहिए और 3 बजे तक मेरे क्लासरूम की साफ सफाई हो जानी चाहिए। अगर क्लासरूम की साफ सफाई रेगुलरली 3 बजे हो जाती है, कभी 1 मिनट भी डिले नहीं होता है, तो पैसा 3:30 बजे हर दिन बैंक पहुंचता होगा कि नहीं? गारंटी है पहुंच जाता होगा, क्योंकि वो तो और इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि जब एक ऑडिटर आता है तो पता है क्या करता है, वो घूमता है एंटिटी में, ठीक है, और देखता है कि ऑपरेशन जो काम हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। अगर उसे लगता है कि काम बहुत अच्छे हो रहे हैं तो वो इस बात की इमेज अपने दिमाग में बैठा लेता है कि फाइनेंशियल्स भी क्या होते होंगे, अच्छे होते होंगे, और ऐसा होता भी है। ठीक है, तो ऑडिटिंग क्या कहता है? कहता है ऑडिटिंग एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी का। ठीक है, एग्जामिनेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का है। क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए बस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करते हो? नहीं, हम तो घूम के उसके ऑपरेशन को भी देखते हैं, हम ऑपरेशन भी देखते हैं और फाइनेंशियल भी देखते हैं और मिला के डिसाइड करते हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं है। ठीक है, तो फोकस इस बात पे है कि आपको चेक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करना है, हालांकि रास्ता ऑपरेशन भी है। ठीक है, एन ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। वो एंटिटी कमाने के ऑब्जेक्टिव से बनाई गई है या कमाने के ऑब्जेक्टिव से नहीं बनाई गई है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ है, ऑडिट सभी की होनी है। तो व्हाट इट सेज, वेदर इट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड, प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से बनाई गई है, वेदर इट इज एन एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सभी की ऑडिट होनी है। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज का मतलब क्या है? बड़ी कंपनी है, बड़ी एंटिटी है, छोटी एंटिटी है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। और लीगल फॉर्म,
लीगल फॉर्म का मतलब कि कोई कॉरपोरेशन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत बैंकिंग कंपनी बनी है वो है, कंपनीज एक्ट के तहत बनी हुई कंपनी है, उसका लीगल फॉर्म क्या है उससे भी मतलब नहीं है। तो कोई भी एंटिटी ऑडिट क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की चेकिंग है बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ठीक है। वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है, नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, उसका लीगल फॉर्म कुछ भी हो सकता है। When such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon, अब ये हो गया ऑडिट का ऑब्जेक्टिव, क्यों ऑडिट की जाती है। When such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon, जब वो एग्जामिनेशन इस ऑब्जेक्टिव के साथ कंडक्ट किया गया था कि ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाएगा। ओपिनियन एक्सप्रेस करने का मतलब ये बताया जाएगा कि अकाउंट्स गलत हैं या फिर सही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि हम जिस अकाउंट्स की ऑडिट कर रहे हैं उसे सही करा देना है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है, वो अकाउंट सही है या गलत है ये बता देना, ठीक है। हालांकि हम आपको आगे चल के ये बात बताएंगे कि जब ऑडिटर ऑडिटी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करता है तो उसमें कोई भी गलती पाता है तो उसे परसुएट करता है, यू मेक सच एंड सच करेक्शन टू योर बुक्स ऑफ अकाउंट, उसे बोलता है कि आप ये करेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करिए, ठीक है। ऑडिटिंग करे ना करे, ठीक है, इस बात पे कभी भी ऑडिटर दबाव नहीं करेगा। ऑडिटर परसुएट करता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को करेक्ट कर लीजिए, ये गलती है। ऑडिटिंग कर देता है तो इज वेल एंड गुड, अगर ऑडिटिंग नहीं करता है तो ऑडिटर अपनी ओपिनियन दे देता है कि अकाउंट्स गलत है, ठीक है। तो कुल मिला के ऑडिट क्या होता है सीख लिया, किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जब एक इंडिपेंडेंट चेकिंग होती है इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि वो अकाउंट्स कैसे हैं ये बताया जाए, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयरऑन, इसे ऑडिट कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एज पर एसए 200। व्हाट इज एसए? एसए का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जिस तरीके से अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से ऑडिटिंग में क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड का मतलब ही क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है डिफाइंड वे, ठीक है, एक डिफाइंड तरीका, ठीक है। तो ऑडिटिंग में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, एक डिफाइंड तरीका है, हर काम को करने का तरीका डिफाइन किया गया है, ठीक है। जैसे कहीं ऐसा ना हो कि हर एक ऑडिटर अपने अपने तरीके से ऑडिट करने लग जाए। हर ऑडिटर के ऑडिट करने का तरीका, अकाउंट सही है या गलत है ये बात पता करने का तरीका एक जैसा होना चाहिए। इसलिए पता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने क्या बना रखा है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आईसीआई बनाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल उसी तरीके से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया क्या बनाता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्यों बनाया जाता है, वो इसलिए बनाया जाता है ताकि सभी ऑडिटर एक डिफाइंड तरीके से ऑडिटिंग करें, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई डिफाइंड तरीका नहीं होता, ठीक है, कोई डिफाइंड तरीका ऑडिटिंग का नहीं होता और हमसे कहा जाता हम एक ऑडिटर हैं, ये बताओ कि अकाउंट सही है कि नहीं है, तो जिसकी ऑडिट हो रही होती हम उसको पकड़ते, एक थप्पड़ मारते उसको और उसी से पूछते बताओ अकाउंट सही है कि नहीं है, ठीक है। जैसे सीआईडी में दया मारता है, एक बार मारता है तो सब कबूल लेता है, मुझे क्या क्या गलती उसने की है, मर्डर किया है कि नहीं तुरंत बता देता है। आपको नहीं लगता कि ऑडिटर भी फिर ऐसे ही करने लग जाता, इतनी मेहनत क्यों करे, चेक क्यों करे, जिसका अकाउंट है उसी को दो थप्पड़ मारे और पूछ ले बताओ तुम्हारे अकाउंट सही है कि गलत है, और पता चला गलत है तो खटाखट खुद ही बोल डाला कि हाँ मेरे अकाउंट गलत है। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हाई एथिक्स के पर्सन हैं, ठीक है, और किसी भी किस्म की कोई डिस्प्यूट ना हो, वो अपने एथिकल स्टैंडर्ड को चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंटेन कर सके जब वो ऑडिट कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या बनाया गया है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, कि आपको एक डिफाइंड तरीका बताया जा रहा है, आप इसी तरीके से क्या करेंगे, एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में पता लगाएंगे, ठीक है। तो एज पर एसे 200, अब ये 200 क्या है, नंबर है, जैसे एएस के नंबर होते हैं 1 2 3 4, बिल्कुल उसी तरीके से स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के भी नंबर होते हैं, ठीक है। हालांकि आपको बता दें कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के नंबर इस तरीके से नहीं है 1 2 3 4, वो हैफाजर्ड नंबर्स हैं,
ऐसे 200, ऐसे 230, ठीक है, ऐसे 260, समवॉट लाइक दिस, ठीक है। जब आप स्टैंडर्ड्स करेंगे ऑडिटिंग के तो यू विल गेट टू नो दीज नंबर्स, ठीक है। एज पर SA 200, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर in conducting an audit of financial statement, the overall objective of the auditor are. जब हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे ऑडिटिंग के तो बीच बीच में कुछ रेफरेंसेस भी आएंगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के, ठीक है। तो हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, जिसका नाम क्या है, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, तो इसमें बात हो रही है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट की भी, और सिंस ऑब्जेक्टिव पे एक स्टैंडर्ड भी है तो उसका हमने यहाँ पे रेफरेंस डाल दिया है, ठीक है। कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ए, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। आइए समझते हैं हम लोग, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। पता है, जब हम अकाउंट्स की ऑडिट कर देते हैं और वो सही होते हैं तो हम बोलते हैं कि दिस इज ट्रू एंड फेयर। क्या बोलते हैं हम, अकाउंट्स अगर सही होते हैं तो हम बोलते हैं कि अकाउंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। इसका मतलब सब कुछ सही है, ठीक है। ये हमारा जो एश्योरेंस होता है, ठीक है, हम सामने, एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को कुछ भरोसा दिलाते हैं तो उसे कहा जाता है एश्योरेंस, ठीक है। अगर हम आपको किसी भी बात का भरोसा दिलाएंगे तो उसे कहा जाएगा एश्योरेंस दे रहे हैं, ठीक है। ये जो हम आपको भरोसा दे रहे हैं कि अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर है, पता है ये कैसा भरोसा है, दिस इज अ रीजनेबल भरोसा। रीजनेबल का मतलब ऊपर ऊपर से। जब ऑडिटर कहता है कि अकाउंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू तो उसके एश्योरेंस को रीजनेबल एश्योरेंस कहा जाता है। मतलब ऑडिटर गारंटी नहीं लेता है। जब हम अकाउंट्स की चेक करते हैं तो ये नहीं होता कि दिस इज ए गारंटी अकाउंट सही है, अगर गलत हो जाए तो पकड़ लेना, जो चाहे जो मेरे साथ कर देना, ये नहीं होता है। जब हम अकाउंट्स की ऑडिट करते हैं और कहते हैं ये सही है तो इसका मतलब होता है कि रीजनेबल ऊपर ऊपर से अगर देखा जाए, ठीक है, जड़ में जाके बात नहीं हो रही है, ठीक है, रीजनेबल तरीके से अगर चेक किया जाए तो अकाउंट सही समझ में आता है, ठीक है। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है डज नॉट प्रोवाइड गारंटी। और आपको यह भी बता दें, ऑडिटिंग गारंटी नहीं होती। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग कर देते हैं, चेक कर देते हैं, तो ये गारंटी नहीं होती। क्यों नहीं होती पता है? पता है क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम चेक करके भी पता नहीं लगा सकते हैं। हम कोई सीआईडी थोड़ी ना है, हमारा कोई फॉरेंसिक लैब थोड़ी ना है जहां पे हम एक एक डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी चेक करेंगे ये परफेक्ट है कि नहीं है। हम अपने तरीके से जितने भी क्वेश्चन लिए जा सकते हैं वो सब लेते हैं और उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं, और अगर हमें रीजनेबली ठीक समझ में आता है तो हम अपने ओपिनियन दे देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। ये दूसरी बात करते हैं जो हम लोग नहीं करते हैं, सीआईडी। सीआईडी पता है क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन। ध्यान दीजिएगा, हम लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं? ऑडिट। पता है सीआईडी जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो भी एश्योरेंस देती है, वो भी जड़ तक जाती है, पता लगाती है और कुछ बात बताती है। जब सीआईडी कुछ बताती है और एश्योरेंस देती है तो हम उसे कहते हैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एब्सोल्यूट एश्योरेंस? एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब होता है जड़ में जाके ये बात बता रहे हैं, अंदर तक खगोल की चीजों को निकाले हैं और फिर आपको बता रहे हैं ये ओपिनियन। क्या आपको लगता है कभी सीआईडी भी ऐसा कह सकती है? देखिए जैसे ऑडिट होती है तो हम यही कहते हैं लगभग लगभग सब सही है, रीजनेबल एश्योरेंस। क्या सीआईडी भी ऐसा कह सकती है? लगभग लगभग तो देखा जाए तो यही कातिल है, एक बार इसको फांसी पे लटकाओ फिर आगे देखते हैं। नहीं, सीआईडी ऐसा नहीं कर सकती। सीआईडी कभी भी आपको रीजनेबल एश्योरेंस नहीं दे सकती, उसे क्या देना होगा? एब्सोल्यूट एश्योरेंस। अरे भाई आप किसी को फांसी पे लटका दोगे बस ऐसे ही रीजनेबल एश्योरेंस के बेसिस पे, दैट कैन नॉट बी डन। आई होप आपको बात क्लियर हो रही है। आर वी डूइंग द सेम वर्क एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ऑडिटर इज डूइंग द सेम वर्क विच एन सीआईडी ऑफिसर इज डूइंग? नॉट एट ऑल।
सीआईडी इन्वेस्टिगेट करती है और वो क्या ऑब्टेन करती है? एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ठीक है, व्हाट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डज इन हिज ऑडिट वर्क। सीए ऑडिट वर्क में क्या करता है? वो ऑडिटिंग करता है। ठीक है, और ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव ये है भी नहीं कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस दिया जाए, ये है भी नहीं। ऑडिटिंग कहता है रीजनेबल एश्योरेंस दीजिए, गारंटी लेने की आवश्यकता नहीं है। और कोई भी सीए किसी के अकाउंट्स की गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड हो सकते हैं जो पेनिट्रेट है, अंदर तक पेनिट्रेटेड है। ठीक है, उस फ्रॉड को इस तरीके से कंसील करके किया गया है कि कोई पता नहीं लगा सकता, तो नोबडी कैन टेक गारंटी इन दैट केस। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। आप रीजनेबल एश्योरेंस देते हो, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन किया जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है, मतलब उसमें कोई भी मिस स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, और क्या ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का? टू रिपोर्ट रीजनेबल एश्योरेंस। देखिए, दो ही काम है। ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करता है, खुद की तसल्ली करता है कि ओवरऑल अकाउंट सही है, और फिर उसका ओपिनियन दे देता है। तो दूसरी चीज है टू रिपोर्ट। टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसए। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट करना है और कम्युनिकेट करना है, उस तरीके से कम्युनिकेट करना है जैसा कि एसेज में लिखा हुआ है। व्हाट इज एसे? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, जैसा कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में लिखा हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको क्या करना है? रिपोर्ट करना है। मतलब आपके रिपोर्ट करने का तरीका, ओपिनियन देने का तरीका, ठीक है, डिफाइंड है, लैंग्वेज डिफाइंड है। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में ओपिनियन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में 4 लैंग्वेज डिफाइन की गई है। अगर आपको रिपोर्ट देना है तो 4 लैंग्वेजेस डिफाइन की गई है, आपको उन 4 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज ऑप्ट करना है। ठीक है, मतलब ओपिनियन देने का तरीका क्या है? डिफाइंड है। ठीक है, एंड आउट ऑफ दोज 4 ओपिनियंस यू हैव टू गिव एनी वन ऑफ द ओपिनियन। आइए हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं उस ओपिनियन के बारे में भी। रिपोर्ट कैसी हो सकती है? देयर कैन बी 4 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। पहले को हम कहते हैं डिसक्वालिफाइड रिपोर्ट, दूसरे को हम कहते हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट, तीसरा होता है एडवर्स रिपोर्ट, और फोर्थ होता है डिस्क्लेमर। रिपोर्ट कह लीजिए, ओपिनियन कह लीजिए, ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ये 4 डिफाइंड लैंग्वेजेस हैं विच एन ऑडिटर मस्ट यूज इन हिज रिपोर्ट। डिसक्वालिफाइड का मतलब होता है क्लीन रिपोर्ट। जब सब कुछ सही होता है तो हम बोलते हैं डिसक्वालिफाइड रिपोर्ट। ठीक है, क्वालिफाइड का मतलब होता है देयर आर सर्टेन क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है? देयर इज समथिंग व्हिच इज हर्टिंग मी, वो हमको तकलीफ पहुंचा रहा है, वो सही नहीं है। ठीक है, जब हम ऐसे कहते हैं मिस्टर ए का डेटर बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ के बाकी सब सही है, हम ओपिनियन कैसे देते हैं? अगर इसको और इसको छोड़ दिया जाए, 2 क्वालिफिकेशन है मेरे मन में। ठीक है, 2 क्वालिफिकेशन है, हम कहते हैं इसको और इसको छोड़ के बाकी सब कुछ सही है, तो इस रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट वो होती है जहां पे ऑडिटर को क्वालिफिकेशन है ऑन सर्टेन पॉइंट्स। क्वालिफिकेशन का मतलब सर्टेन डाउट्स है। ठीक है, ऑडिटर को ठीक नहीं लग रहा है कुछ चीजें। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड क्वालिफाइड रिपोर्ट। एडवर्स क्या होता है? जब ऑडिटर ऐसे कहता है सब कुछ गलत है, एडवर्स का मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एवरीथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, तो उसे कहा जाता है एडवर्स रिपोर्ट। डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर का मतलब होता है कि हम ओपिनियन देने के योग्य ही नहीं है। आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू गिव ओपिनियन।
Why is an auditor not in a position to give opinion? एक ऑडिटर ओपिनियन देने की पोजीशन में क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि ऑडिटर वो सारे काम कर ही नहीं पाया जिसके बेसिस पे ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है। ऑडिटर को बहुत कुछ करना होता है, चेक करना होता है बहुत सारी चीजों को, फिर वो ओपिनियन देता है कि अकाउंट्स गलत है कि सही है। पता है वो ऑडिटर वो सारे काम कर ही नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? वो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि जिस कंपनी की वो ऑडिट करने गया था उस कंपनी के पर्सन्स ने उसे सपोर्ट ही नहीं किया, उसको करने ही नहीं दिया कुछ काम। ठीक है, इसलिए वो ऑडिट नहीं कर पाया। तो ऐसे में वो क्या ओपिनियन देगा? डिस्क्लेमर ओपिनियन। ठीक है, तो फिर से रिपीट करते हैं, डिसक्वालिफाइड। डिसक्वालिफाइड ऐसे होता है सब कुछ सही है, डिसक्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट, इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब सही है, दिस इज क्वालिफाइड रिपोर्ट। देन एडवर्स रिपोर्ट, सब कुछ गलत है। डिस्क्लेमर, हम कुछ कहने योग्य ही नहीं है। रिपीट करते हैं, डिसक्वालिफाइड सब कुछ सही है, क्वालिफाइड इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब सही है, एडवर्स सब कुछ गलत है, डिस्क्लेमर हम कुछ कहने योग्य ही नहीं है। क्यों कहने योग्य नहीं है? क्योंकि जितना काम करना होता है ओपिनियन देने के लिए वो काम हम कर नहीं पाए। कर क्यों नहीं पाए? क्योंकि जिस क्लाइंट की हम ऑडिट करने गए वो करने ही नहीं दे रहा हमको कोई काम, करने ही नहीं दे रहा है। सर ऐसे कैसे? करने ही कैसे नहीं दे रहा है? आइए बताते हैं आपको कैसे नहीं करने दे रहा है। हम कहे आइए आपका स्टॉक वेरीफाई करते हैं, गोदाम में हम घुस गए स्टॉक वेरीफाई करने के लिए। पता है उसने क्या किया? गोदाम की लाइट बाहर से काट दी और अंदर 2 बिल्ली घुसा दी और बाहर से दरवाजे बंद कर दिया और अंदर चिल्ला रहे हैं, अरे खोलो भाई खोलो, अंधेरा करके बिल्ली घुसा दिया डराने के लिए। आई जस्ट मेड अ लाइटर पार्ट ऑन इट। ठीक है, व्हाट आई मीन टू से कि बहुत सारी ऐसी पोजीशन होती है जहां पे क्लाइंट कोऑर्डिनेट नहीं करता। पता है वो इनडायरेक्टली चाहता है कि ऑडिटर को वो रिसोर्सेज मिले ही ना, या ऐसा माहौल बना दो कि ऑडिटर काम ही ना कर पाए। ठीक है, तो ऐसा अगर ऑडिटर के साथ हुआ है तो उसे रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए, उसे डिस्क्लेम कर देना चाहिए। मतलब उस रिपोर्ट में डिस्क्लेम कर देना चाहिए कि हम कुछ कहने योग्य नहीं है। स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब होता है व्हाट इज कवर्ड इन ऑडिट, व्हाट इज टू बी कवर्ड इन ऑडिट। ऑडिट में क्या क्या कवर होना चाहिए, क्या क्या चीजें ऑडिट में होनी चाहिए। ठीक है, द फॉलोइंग पॉइंट्स मेरिट कंसिडरेशन इन रिगार्ड टू स्कोप ऑफ ऑडिट। The audit should be organized to cover adequately all aspects of the enterprise relevant to financial statement being audited. Audit should be organized to cover adequately all aspects of the enterprise. Audit ऐसा होना चाहिए कि enterprise के सभी aspects cover हो जाए। ठीक है, relevant to the financial statement. Financial statement से related जितने भी aspect हैं, audit इस कदर होनी चाहिए कि सब कुछ cover हो जाए। और क्या होना चाहिए ऑडिट में? ओपिनियन बनना चाहिए कुछ ना कुछ। द ऑडिटर एसेस द रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन। ऑडिट में और क्या करना होगा? जितनी भी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को मिलेगी वो उसकी रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी को चेक करेगा। रिलायबिलिटी का मतलब होता है क्वालिटी को चेक करेगा, मतलब कि इंफॉर्मेशन भरोसे लायक है कि नहीं है ये बात जज करेगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन ऑडिटर के सामने आ रही है वो हमेशा इस तरीके से उसे देखेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डॉक्यूमेंट गलत है, ये फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स आपके सामने प्रेजेंट किए गए हैं। ठीक है, और सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन भी चेक करेगा कि जितनी इंफॉर्मेशन, जितने डॉक्यूमेंट्स फर्निश किए गए हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं है, मतलब उसकी क्वांटिटी भी चेक करेगा। कुल मिला के हम आपको बता दें, ऑडिटर के पास क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ढेर सारी भी होनी चाहिए और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऑडिटर के पास जाए वो चेक करे कि वो रिलायबल है कि नहीं है और डॉक्यूमेंट भी ढेर सारे हैं कि नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक
एंट्री के रिस्पेक्ट में दो दो एविडेंसेस मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर दो एविडेंस मिल सकते हैं, किसी एक एंट्री के रिस्पेक्ट में तीन तीन एविडेंसेस अवेलेबल हो सकते हैं, तो वो तीनों होने चाहिए। इसे कहा जाता है सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। और रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो एविडेंसेस सामने आ रहे हैं वो रिलायबल होने चाहिए। जैसे अब कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर ही क्या कर रहा है, एक डॉक्यूमेंट को साइन करके लिख के खुद ही से दे दे रहा है, ये देखिए ये रहा डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। अब वो इंटरनल डॉक्यूमेंट है, मैनेजमेंट ने खुद ही बना के दिया हुआ है, तो उसको थोड़ी ना हम भरोसेमंद मानेंगे, ठीक है। अगर कोई एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट होता उस एविडेंसेस के रिस्पेक्ट में, तो शायद हम उसको और अच्छा और बेहतर मान सकते थे। तो आपको यही हमेशा ध्यान रखना है कि जो डॉक्यूमेंट आपके सामने फर्निश किए जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट भरोसे लायक है कि नहीं है। और अगर डॉक्यूमेंट कई सारे होने चाहिए थे लेकिन आपके पास कम है, तो ये भी आपको चेक करना है। The auditor determines whether the relevant information is properly disclosed in financial statement by comparing the financial statement with the underlying accounting records and other source data. ऑडिटर ये भी डिटरमिन करेगा कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हुए हैं, ठीक है, और उससे रिस्पेक्ट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है पीएल बैलेंस शीट, ये पीएल बैलेंस शीट जो तैयार किए गए हैं और जो अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का मतलब जर्नल एंट्रीज, लेजर्स वगैरह ये सब जो है, क्या उसके हिसाब से ही पीएल बैलेंस शीट है कि नहीं है, कि जर्नल लेजर में कुछ और चल रहा है, पीएल बैलेंस शीट कुछ और ही तैयार हो गई है। ये भी ऑडिट का एस्पेक्ट है। कंसीडरिंग द जजमेंट दैट मैनेजमेंट हैज मेड इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करते समय बहुत सारे जजमेंट्स भी लिए जाते हैं। जजमेंट का मतलब क्या होता है, जजमेंट का मतलब होता है वो चीजें जिसका कोई एविडेंस नहीं होता, मैनेजमेंट खुद ही डिसाइड कर लेती है। जैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय लाइफ ऑफ द एसेट को एज्यूम किया जाता है। जब आप डेप्रिसिएशन कंप्यूट करते हैं तो क्या करते हैं, यू एज्यूम लाइफ ऑफ द एसेट, ठीक है। कौन एज्यूम करता है लाइफ ऑफ द एसेट, मैनेजमेंट, ठीक है। आपको नहीं लगता कि अकाउंट्स में जो डेप्रिसिएशन है वो मैनेजमेंट के जजमेंट पे ही डिपेंडेंट है? हाँ, अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन जो दिखाई दे रहा है वो किस पे डिपेंडेंट है, मैनेजमेंट ने क्या जजमेंट लिया है विथ रिस्पेक्ट टू लाइफ ऑफ द एसेट। तो जितने भी जजमेंट्स हैं ना, इनको भी वेरीफाई कीजिए कि सब सही है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैनेजमेंट जैसा पीएल और बैलेंस शीट चाहती है उस हिसाब से जजमेंट ले रही है। जैसे पता है मैनेजमेंट को आज लोन चाहिए, कंपनी के मैनेजमेंट को लोन चाहिए, वो सोच रहे हैं कि आज प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं तो लोन मिल जाएगा, लंबा चौड़ा लोन। और इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, लाइफ ऑफ द एसेट को लाइफ ऑफ द एसेट को क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। एसेट की लाइफ 5 साल है, वो कह रहे हैं कि वी आर एज्यूमिंग इट टू बी 8 ईयर्स 10 ईयर्स, एज बिकॉज की लाइफ ऑफ द एसेट अब बढ़ा देंगे तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा पर एनम। डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा पर एनम तो प्रॉफिट पर एनम क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है ना कि मैनेजमेंट अपने जो जजमेंट्स होते हैं वो अकॉर्डिंगली सेट करती है कि किस तरीके से मेरा अकाउंट्स वैसा बन जाए जैसा हम चाहते हैं। तो आपको यही चेक करना है कि कहीं मैनेजमेंट ऐसा तो नहीं कर रही कि अपनी जरूरत के हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो जो शेप देना चाहती है उसके हिसाब से जजमेंट ले रही हो। फिर बहुत सारे प्रोविजंस भी बनाए जाते हैं। Don't you make provision for several expenses? Yes, you make provision for bad debts. तो ये भी तो मैनेजमेंट का जजमेंट है कि मैनेजमेंट 2% डेटर का बैड डेब्ट का प्रोविजन बना दिया। से फॉर एग्जांपल ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी इस बार प्रॉफिट ज्यादा दिखाना चाहती है। क्यों ज्यादा दिखाना चाहती है, लोन वगैरह लेना है, तो बैड डेब्ट की संभावना है लेकिन स्टिल प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट मैनेजमेंट नहीं बना रही है या बहुत कम बना रही है, 1% बना रही है, जबकि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट होना पता है कितना चाहिए इस कंपनी का, 8%। संभावना है 8% पैसा डूब जाने की, लेकिन फिर भी 1% बना रहे ताकि कम प्रोविजन बनाएंगे तो प्रॉफिट ज्यादा दिखाई देगा। ऐसा भी हो सकता है। उल्टा कंपनी टैक्सेस वगैरह कम देना चाहती है और इसलिए अपने प्रॉफिट को क्या कर रही है, कम कर रही है, और इसलिए उसने क्या किया है, अकॉर्डिंगली प्लान किया है ताकि प्रॉफिट कम हो जाए, ठीक है। जजमेंट्स वगैरह इस कदर लिए हैं ताकि प्रॉफिट कम हो जाए।
तो व्हाट आई मीन टू से कि देयर आर सेवरल थिंग्स इनटू अकाउंटिंग, जिसके कुछ एविडेंसेस होते हैं, लेकिन बहुत सारी एंट्रीज ऐसी होती हैं अकाउंट्स में जो जजमेंट बेस्ड होती है, जिसका कोई एक्सटर्नल एविडेंस नहीं होता। मैनेजमेंट डिसाइड करती है और एंट्री डाल देती है, ठीक है। तो जिसके कोई एविडेंसेस नहीं है वो भी ऑडिटर चेक करेगा और जानने की कोशिश करेगा कि मैनेजमेंट ने ये जजमेंट किस ग्राउंड पे लिया है। मैनेजमेंट से वो बात करेगा और उस ग्राउंड को समझेगा जिसके बेसिस पे वो जजमेंट लिए गए, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट कि वो जजमेंट भी सही लिए गए। Fifth point, the auditor is not expected to perform duties which fall outside the scope of his competence. ऑडिटर कोई भी काम ऐसा नहीं करेगा जो उसके कंपिटेंस के बाहर का है। क्या मतलब है इसका? एक बात बताइए, ये रहा पीएल, यहां पे लिखा हुआ है बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। पता है अगर हम ऑडिटर हैं, अकाउंट चेक कर रहे हैं, तो ये क्लोजिंग स्टॉक भी हमको चेक करना है कि नहीं करना है? करना है। आइए अब बताते हैं कि इस कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक कैसा है। ये दुबई की कंपनी है, पेट्रोल और डीजल निकालती है जमीन से, ठीक है। इसका टैंक देखिए कितना बड़ा है जिसमें ये पेट्रोल डीजल स्टोर करती है। ये रहा इसका टैंक, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि ये टैंक का साइज कितना है, तो हम बना देते हैं कि आप कितने बड़े हैं। बगल में आपको खड़ा कर रहे हैं, ये देखिए, ये अंदाज दिलाने के लिए कि ये टैंक कितना बड़ा है, ये आपको समझ में आए, ठीक है। इस टैंक के अंदर यहां तक पेट्रोल है, ठीक है। इसके नीचे यहां तक पेट्रोल है। अब कंपनी ने तो अपने पीएल में लिख रखा है इतना लीटर पेट्रोल एट द रेट ऑफ इतना, इतने रुपए का हुआ। क्या आप ऑडिटर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप बता पाएंगे इसके अंदर पेट्रोल कितना है? ये आपका काम थोड़ी ना है। या आप कहेंगे कि लाओ एक फीता लाओ, हम क्या करते हैं इसी में नापते हैं, तुमने सीढ़ी लगाया यहां से, ठीक है। ये ऑडिटर सीए साहब क्या किए, यहीं से सीढ़ी पे से चढ़ गए और यहीं पे खड़े होकर एक लंबा सा फीता फेंक दिए और नाप रहे हैं, नहीं पता चला गिर गए उसी में पेट्रोल में, क्या फायदा मिलेगा? आप ये सब ना करें, बिल्कुल भी ना करें। निश्चित है कि इसका कोई एक्सपर्ट पर्सन होगा जो इस काम को कर लेता होगा, ठीक है, उसको बुलाइए और उससे मेजर कराइए। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो आपको बताना क्या चाहते थे कि जब आप ऑडिट करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके कंपिटेंस की नहीं है, ठीक है। अगर हमको कोई ये बता देना ये कितना लीटर है तो कितने रुपए का माल हुआ, ये हम बता देंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन कॉस्ट वगैरह ये हम देख के वैल्यूएशन हम कर देंगे, ये मेरी टेक्निकलिटी है, इसकी हमको नॉलेज है। लेकिन कोई हमसे ये कहे कि पेट्रोल कितना है, ये भी बताना पड़ेगा भाई। क्लोजिंग स्टॉक अगर निकालना है तो ये भी क्वांटिटी भी चाहिए, रेट भी चाहिए, तब तो अमाउंट आएगा। क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी, रेट दोनों चाहिए तब तो अमाउंट आएगा। रेट तो हम कर लेंगे, हम फाइनेंस में एक्सपर्ट हैं, लेकिन ये सब काम हमको थोड़ी ना आता है। तो यही बात यहां पे लिखी हुई है, कह रहा है ऑडिट करने का मतलब ये नहीं है कि बैलेंस शीट पीएल में जितनी चीज लिखी है सब में घुस जाइए आप और सब आप ही को निकालनी है। नहीं, जो आपके कंपिटेंस वाला काम नहीं है वो आप मत कीजिए, किसी और से कराइए, ठीक है। अब जैसे ऐसे समझिए, कंपनी ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा है प्रोविजन फॉर लॉस एंड अकाउंट ऑफ, प्रोविजन फॉर लॉस ऑन अकाउंट ऑफ केसेस लॉस्ट इन कोर्ट। मतलब कोर्ट में कंपनी को लगता है कोई केस हार जाएंगे और उसमें कुछ कंपनसेशन देना पड़ जाएगा, उसके लिए कंपनी ने प्रोविजन बनाया है पीएल में। कंपनी ने अपने पीएल में, ये पीएल है कंपनी का, इसमें लिखा है टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन। क्या बनाया? प्रोविजन फॉर कंपनसेशन। तो कंपनी ने बनाया प्रोविजन फॉर कंपनसेशन। क्यों बनाया है? उसने बताया कि हम कुछ केस हार जाएंगे तो इसलिए हमको लगता है कि कंपनसेशन देना पड़ जाएगा और इसलिए प्रोविजन फॉर कंपनसेशन बना दिए हैं।
कंपनी केस हार जाएगी कि जीत जाएगी ये सीए साहब को थोड़ी ना पता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके एडवोकेट से बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या संभावनाएं हैं कि नहीं है वो केस के जीतेगी हारेगी, ठीक है। तो एक्सपर्ट जो है उस मैटर का, उससे डिस्कस करके आप उन चीजों को चेक कीजिए जिन चीजों में आपकी एक्सपर्टाइजेशन नहीं है। यही बात यहां लिखी हुई है। तो नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कॉम्पिटेंस, ठीक है। पता है हमारी कॉम्पिटेंस कहां पे है, अकाउंटिंग में। हम अकाउंटिंग देखेंगे सारी चीजों की, ठीक है। अब उसके बाद क्वांटिटी हमें मेजर करनी है उस तरीके की जो हम नहीं कर सकते। हाँ भाई, अगर मान लीजिए क्वांटिटी ऐसी है जो काउंटिंग करनी है हमको, कि गोडाउन में गए और क्वांटिटी गिन लेनी है कि वेदर इट इज 500 पीसेस और 600 पीसेस, दैट वी कैन डू एंड विल डेफिनेटली डू इट। बट इन केस इट रिक्वायर्स सम अदर कॉम्पिटेंस विच वी डू नॉट हैव, देन व्हाट विल डू, विल आस्क दैट पर्टिकुलर एक्सपर्ट टू डू सच थिंग फॉर अस, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए हमने किसी को वो पेट्रोल की क्वांटिटी मेजर करने के लिए बुलाया, ठीक है, तो उसने भी कुछ काम किया, तो क्या वो भी ऑडिट कर रहा है? नहीं, ऑडिट हम ही कर रहे हैं, वो मेरी सहायता कर रहा है, ठीक है। आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ दैट एक्सपर्ट बट आई एम डूइंग ऑडिट, वो ऑडिट नहीं कर रहा है, ठीक है। हमने एडवोकेट से पूछ लिया, अच्छा बताओ कंपनी केस जीतेगी कि हारेगी, तो एडवोकेट ने मेरी हेल्प कर दी, ये बात इंश्योर करने के लिए कि कंपनी ने सही प्रोविजन बनाया है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, वो एडवोकेट ऑडिट नहीं कर रहा है, ऑडिट तो हम ही कर रहे हैं, ठीक है। हम इस मैटर में एक्सपर्ट नहीं थे तो इसलिए हमने किसी का सहयोग ले लिया। तो यही ऑडिट कहता भी है, कहता है कि सीए साहब आप जहां पे भी कॉम्पिटेंट नहीं है आप किसी का सहयोग लीजिएगा, सारे काम आप खुद ही मत कर दीजिएगा। ठीक है, इतनी बात। चलिए, विल स्टॉप हियर।